जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम ग्रुप के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया के सेट नंबर 32 को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अलग किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात की जाए तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। इनके अलावा यदि हम भारत शासन अधिनियम 1909 की बात करें तो इसमें पहली बार प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसमें केंद्र में सेंट्रल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और इनके अलावा जो विधि बनाने की शक्ति है, अवशिष्ट शक्ति, वो वायसराय को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही प्रदान किए गए थे। तो इसका आंसर तो था केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में शामिल किया गया है। और आर्टिकल की यदि बात करें तो 127 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 3 में है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो अनुदान राज्य को अनुच्छेद 75 के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 280 की बात करें तो इसमें वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 282 की बात की जाए तो इसमें संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य की चर्चा है आर्टिकल 282 में। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर की बात की जाए तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत मतलब इसका इसको लाए गए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसे गुड्स एवं सर्विस टैक्स भी बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। यह 1 जुलाई 2017 को ये लागू किए गए थे। और विश्व में यदि सर्वप्रथम की बात की जाए, फर्स्ट सर्वप्रथम, तो ये 1954 में ये फ्रांस में लागू किए गए थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके तहत इसके 5 स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कहीं कहीं 0% की चर्चा नहीं की जाती है, तो आप मुख्य रूप से 5, 12, 18 और 28 को जरूर याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष का किया गया था? तो अब तक केवल एक बार 6 वर्ष का किया गया है, उसमें भी 5 ईयर, 5 साल 10 मंथ 10 महीने लगभग 6 दिन का था, 6 डे का था। ईस्वी की बात की जाए तो 1975 में, और 5वीं लोकसभा सत्र चल रही थी उस समय, इसे याद रखिएगा। और लोकसभा की संरचना की बात करें तो ये आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा।
चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। 6 में है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो राज्यसभा का जो विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने पर। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो यह जनहित याचिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 में है संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। वर्तमान में इसमें कुल 61 विषय का प्रावधान किया गया है। केंद्र सूची जिसे संघ सूची बोलेंगे, इसमें वर्तमान में 100 विषय शामिल किए गए हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें वर्तमान में 52 विषय को सम्मिलित किए गए हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या चलिए 9 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है फ्रेंड भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में है सभी सत्य हैं, तो ये आंसर हो जाएंगे। महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। इसी के अलावा यदि महाधिवक्ता की बात की जाए, महाधिवक्ता की, तो ये राज्य में होता है और इसकी चर्चा आर्टिकल 165 में किया गया है। महाधिवक्ता जो होते हैं फ्रेंड, ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो जलांगी नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट, चुक्की सागर, ये तीनों से गुजरते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो किलायू सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, इस पे USA का अधिकार है। यह हवाई द्वीप जो है फ्रेंड, इसके ऊपर स्थित है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम लोग स्ट्रोम्बोली की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की, तो स्ट्रोम्बोली जो है फ्रेंड ये लिपारी द्वीप पे स्थित है, ये लिपारी द्वीप पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। एटना की बात करें तो ये सिसिली द्वीप पे स्थित है, ये सिसिली द्वीप पे स्थित है। ये दोनों द्वीप के ऊपर इटली का अधिकार है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं यदि कोलिमा ज्वालामुखी की बात करें तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है फ्रेंड मैक्सिको में स्थित है, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किलायू, जो कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या हम लोग 13 को देखते हैं। एक साइड झरना दिया हुआ है, दूसरे साइड उससे संबंधित देश दिए हुए हैं। तो तुगेला झरना, तुगेला जलप्रपात साउथ अफ्रीका में, सही है। युम्बिला झरना जो है पेरू में है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्राउन फॉल्स न्यूजीलैंड में, ये भी सही है। हैरिसन बेसिन्स फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी सही है। 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएंगे ABCD, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 14 को देखते हैं। बौना ग्रह सेरेस किनके मध्य स्थित है। बौना ग्रह जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह भी बोल सकते हैं, और क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड बेल्ट जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएंगे। और इसके अलावा यदि अगला प्रश्न की बात की जाए, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप लोगों को पता है फ्रेंड कि इधर विशाल महासागर का विस्तार है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। मानव की कौन सी क्रिया ज्वालामुखी से सर्वाधिक प्रभावित होती है, जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो मानव की क्रिया जो है, जो कृषि की जाती है, यह जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। आंसर नंबर ऑप्शन 2। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो वृष्टि छाया प्रभाव जो है पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 में है, निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो मोलेसिस बेसिन के नाम से मिजोरम को जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये जर्मनी में है। जर्मनी में कोयला ढोने वाली एक नदी है जिसका नाम राइन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, RH-37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो RH-37 कब्रिस्तान जो है फ्रेंड, इसका जो प्रमाण है हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है किए गए थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें रोपर, तो रोपर जो है फ्रेंड ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। बनावली जो है ये रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। और लोथल जो है फ्रेंड ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। और हड़प्पा ये जो है रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 21 को हम लोग अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखते हैं फ्रेंड, पहला है कि इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ये गलत है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, सही है। यह समाज पितृसत्तात्मक था, सही है। इनमें से भी तो इसमें जो है गलत का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है। इसमें बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, ये गलत बोल रहा है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जो हैं जामिल थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ तक जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ कहलाता था? तो तक्षशिला से राजगिरी जाने वाला जो व्यापार मार्ग था, ये उत्तरापथ के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में है फ्रेंड, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति तराइन के प्रथम युद्ध में जो है फ्रेंड अस्कंद थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 1191 में गौरी और जयचंद पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि गौरी की हार हो गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, किस मुगल शासक के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था? तो सतनामी विद्रोह जो है फ्रेंड ये औरंगजेब के समय में हुए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। औरंगजेब का सेशन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन काल रहा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह जो है फ्रेंड रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो साइमन कमीशन जो है फ्रेंड अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। वहीं साइमन कमीशन की बात की जाए तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुँचे थे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो हो जाएंगे फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद के द्वारा किए गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में किए गए थे, और कहाँ पर किए गए थे? तो लखनऊ में किए गए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। और इसमें जो है अध्यक्ष की बात की गई थी, तो अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे।
वहीं यदि सचिव की बात की जाएगी तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे, सचिव में NG रंगा आंसर हो जाएंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा। इनके अलावा यदि बात की जाए हुंकार पत्रिका का, तो हुंकार पत्रिका जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका प्रकाशन पटना से किया गया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? तो सदिश राशि का उदाहरण इसमें वेग है, बाकी सभी अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है बल के संदर्भ में असत्य कथन की जांच करें। तो चलिए देखते हैं, यह एक दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, मतलब एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, ये जो है गलत बोल रहा है फ्रेंड। आगे है एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा और बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बल में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब बल की बात करें तो बल का CGS पद्धति में जो मात्रक होगा ये डाइन हो जाएंगे फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। बल का CGS पद्धति में मात्रक जो है ये डाइन हो जाएंगे। और SI पद्धति में मात्रक की बात करें तो SI पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन हो जाएंगे। और 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 32 को देखते हैं। प्रश्न है बायोगैस में मेथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो लगभग 56% होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 55.8% है, तो हम लोग इसे आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड काओलिन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो काओलिन जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एल्युमिनियम के अयस्क में इसके अलावा बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ही अयस्क है। और तांबा की अयस्क की बात करें जो इम्पॉर्टेंट है, तो एक याद रखेंगे आप लोग क्यूप्राइट, दूसरा कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोआलिन जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है धुआं में आंख को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो धुआं में जो होता है फ्रेंड परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये आँख को प्रभावित करने में मतलब एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है, धुआं में यह उपस्थित होता है। इसके अलावा 35 नंबर प्रश्न है यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला है पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये तो गलत है फ्रेंड। अगला है पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। पित्त आमाशय से आने वाली खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन कर देता है, ये भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और अग्न्याशयी एंजाइम की क्रिया को प्रेरित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये गलत बोल रहा है। पित्त के पीएच वैल्यू की यदि बात करें तो 7.7 होते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। और रंग की बात करें तो ये हल्के पीले और हरे रंग के होते हैं, हल्के पीले और हरे रंग के होते हैं। इनके अलावा यदि पित्त की बात करें तो इसे याद रखिएगा, जो पित्त होता है फ्रेंड ये जमा कहाँ होता है और कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है? तो इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंड यकृत से होते हैं, इसे याद रखिएगा। और ये पित्ताशय में आकर के जमा हो जाते हैं, ये पित्ताशय में जमा हो जाते हैं। जो पित्त होता है फ्रेंड, पित्त
पित्त जो है पित्ताशय में पक्वाशय में जो आती है, ये किस क्रिया के द्वारा आती है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, परवर्ती क्रिया के द्वारा ये आती है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पित्त का पक्वाशय में आना कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो परवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा यदि हम पित्त की बात करें तो पित्त में जो जल होता है फ्रेंड, ये 85% होता है, और पित्त वर्णक की बात करें तो ये 12% होते हैं, एवं अन्य पदार्थ इसमें होते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 36 को देखते हैं। नई कोशिका का निर्माण होता है। तो नई कोशिका का निर्माण जो है फ्रेंड, पूर्व में स्थित कोशिका से ही होता है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहले से जो कोशिका स्थित होगी उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। इसे सर्वप्रथम 1885 में बिरचो के द्वारा स्पष्ट किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन के रूप में ग्लूकोज को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 38 में है, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा के रूप में बांग्ला को दर्ज नहीं किया गया है। तमिल को जो है फ्रेंड 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, संस्कृत को 2005 में, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ये आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये नहीं आते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये नहीं आते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये आते हैं। तो 1 और 4 आते हैं, 2 और 3 नहीं आते। 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं आते हैं। यदि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना एक्ट 1990 के तहत 1992 में किए गए थे, इसे याद रखिएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो ये एक्ट 1993 के तहत स्थापित किए गए थे। इसके अलावा यदि हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 13/3/1992 को ही किए गए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? मुदुमलाई है, इंदिरा गांधी है, वेदांथांगल है, लेकिन पराम्बीकुलम नहीं है। पराम्बीकुलम कहाँ है? तो ये केरल में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देखते हैं। 41 में है, किस वर्ष ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया? तो ओडिशा का नाम बदलकर जो है ओडिशा किया गया था फ्रेंड, ये 2011 में। ओडिशा की स्थापना की यदि बात की जाए तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव एस्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शशि शेखर वेम्पति हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है महाकाली संधि पंचेश्वर बांध किन 2 देश से संबंधित है? तो ये भारत और नेपाल के बीच स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा टनकपुर प्रोजेक्ट जो है ये भी भारत और नेपाल के बीच ही है, इसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में है पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो पहली पशुधन गणना 1919-20 में किए गए थे, इसे याद रखिएगा। अगला है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है 20 मार्च को मनाए जाते हैं। और यदि विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो ये 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो मथानिया मिर्च राजस्थान राज्य से संबंधित है, इसे आप लोग
याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ का विलय जो है जनमत संग्रह से किया गया था, और कश्मीर का विलय जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर करके किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद बना था? तो सबसे पहले ये जानना होगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है हुआ कब था? तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुए थे। सबसे पहला तो इसका पॉइंट ये बन गया। अब इसमें पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा है? अब आप भी आंसर कर सकते हैं। 84 के बाद इसमें केवल सी नंबर ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। तो समुदाय शब्द का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या होता है ना, कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में, ये समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देखते हैं। 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन, ये इंडोनेशिया में हुए थे। इसमें 29 देश ने प्रतिनिधित्व किया था। इसका प्रतिनिधित्व 29 देश ने किया था। तो ये 29 देश कहाँ कहाँ से थे? तो ये जो है एशिया और अफ्रीका से थे। इसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड, एशिया और अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ अस्मरणीय तथ्य को हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क है। जो कुषाण वंश है इसकी प्रारंभिक राजधानी या कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीयक राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भी किया जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा। और इनके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। इन्हीं के द्वारा चरक संहिता की रचना भी की गई। और बुद्ध चरित्र की रचना की बात की जाए तो अश्वघोष के द्वारा किए गए थे। ये भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। गंधार एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुए थे। और चीन में जो रेशम मार्ग था इसका भी प्रारंभकर्ता कनिष्क को ही माने जाते हैं। और बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किए गए थे। और गौतम बुद्ध की जो पहली खड़ी प्रतिमा था इसका निर्माण भी कनिष्क के समय में ही हुए थे। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। और कुषाणों ने ही सोने का सर्वाधिक सिक्का जारी किए थे। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित थे। इसे याद रखिएगा। कनिष्क की मृत्यु जो है फ्रेंड 102 ईस्वी में हो गए थे। और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। तो फ्रेंड ये इडुटेरिया का सेट नंबर 32 था। इसमें बहुत सारे फैक्ट हम ऐड किए हैं फ्रेंड। फिंगर से लिखना उतना संभव नहीं हो पाया तो उसे हम साउंड के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे अगले स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। और यदि इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी चीज़ हम तक पहुंचाएं कमेंट करके। धन्यवाद।